हेलो बच्चों, चलिए आज हम अगला लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ऑलरेडी बात ये कर चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। आज उसी से चीज़ों को और लिंक करके एक लास्ट में एक लेक्चर में वो भी हमने एक रिलेशन देखा था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। उसी को चीज़ों को आगे वहीं से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चलो भाई देखिए, हमारे पास जो मैंने बात करी थी कि एक पॉइंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a relationship between work done by conservative force and potential energy। ये लास्ट में हमने लेक्चर नंबर 6 में देखा था। इसी कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। आओ भाई देखिए, यहां से हमने देखा था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, हालांकि इसमें समझा था कि किस तरीके से इसकी पोटेंशियल डिक्रीज करती है, क्योंकि इंटरनल जो फील्ड की वजह से, फील्ड फोर्स की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि अंदर के ही फोर्स उस पर काम करते हैं और खुद की एनर्जी लॉस कर जाता है। ये सब बातें हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस रिलेशन के ऊपर देखते हैं पूरी बात क्या है हमारे पास। डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज, बड़ा चेंज। अगर मुझे इसको छोटा चेंज में लेके जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का डी यू। तो छोटे चेंज में हम ये लेके जाते, तो डेल्टा का मतलब बड़ा चेंज और डी का मतलब छोटा चेंज। तो अगर हम यहां से बात करें, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स को लिख सकते हो एफ डी आर इज इक्वल टू माइनस का डी यू। यहां से एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो लिखेंगे माइनस का डी यू बाई डी आर। हमारे पास रिजल्ट ये आया। तो ये रिलेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहां पर लिखा है कि एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी आर। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डी बाई डी आर को हम लोग लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ यू। ये बेसिकली इसे कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है उसे भी समझो। ग्रेडियंट होता है कि हमारे पास जब पोटेंशियल एनर्जी में एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर इस्तेमाल हो तो हम उस जगह पर डिफरेंशिएशन को डी की जगह पर दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे बीटेक जब करेंगे जाके, तो बीटेक में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है मैथमेटिक्स में। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वहाँ पर डी इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर दो शब्द यूज होता है। क्या चीज़? डो। और डो को दिखाने का टर्म कुछ इस तरीके का होता है। तो इसे लिख सकते हैं हम डो बाई डो एक्स आई कैफ प्लस डो बाई जे कैफ जे कैफ प्लस डो बाई डो जेड के कैफ। हमारे पास ये आ गया डो। यहां से हमारे पास ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर हम इस फोर्स को लिखना चाहें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम लिख सकते हैं तो डो यू बाई डो एक्स आई कैफ माइनस का डो यू अपॉन डो बाई जे कैफ माइनस का डो यू अपॉन डो जेड के कैफ। इस फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स हमारा यूनिडायरेक्शनल है, अगर फोर्स यूनिडायरेक्शनल है तो कैसे लिखेंगे? इफ फोर्स इज यूनिडायरेक्शनल, तब कैसे लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स, या फिर लिख सकते हैं एफ बाई इज इक्वल टू माइनस का डी वाई बाई डी वाई, या फिर हम लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी जेड। अगर पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम अगर चाहें तो इसको डो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास कुल मिला के इस तरीके की कहानी है, और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इस पर आगे बन सकती हैं, उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है भाई, देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दिया x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मुझे फाइंड करना है कि फाइंड फोर्स एट 1,1,1 तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। यहां से अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का पहले डिफरेंशिएशन करना है मुझे x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना कि अगर हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर y और z तुम्हारे दोनों कांस्टेंट होंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो अगर आप x का करोगे तो 1 आएगा और बाकी y और z तुम्हारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का आपका 1 आएगा, बाकी x और z 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं z का करूँगा, z के रेस्पेक्ट में करूँगा तो z 1 हो जाएगा, बाकी x और y 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से अगर फोर्स लिखना चाहोगे तो फोर्स को लिखोगे आप माइनस का आई कैफ माइनस का जे कैफ माइनस का के कैफ। और ये कैसे आया है तो हम ये बात जानते हैं, अभी हम लोगों ने बताया था। फोर्स माइनस का डो यू बाई डो एक्स आई कैफ माइनस का डो वाई बाई डो वाई जे कैफ और माइनस का डो यू बाई डो जेड के कैफ। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये फोर्स हमारे पास कैसा फोर्स है तो कहेंगे कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। इस फोर्स पर क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसे भी समझते हैं। देखिए मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है, फाइंड वेलोसिटी and displacement of an object in t is equal to 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्या होगा। अब वो हमारे पास दिया क्या सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास दिया है वो √3 kg दिया है और इस पर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास जो डिपेंडेंट है वो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया, तो कैसे करना भाई, तो हम सीधा करेंगे सबसे पहले कि इसका फोर्स निकाला जाए। और फोर्स निकालेंगे तो भैया क्या लिखेंगे, तो फोर्स लिखेंगे हमारे पास माइनस का आई कैफ माइनस का जे कैफ और माइनस का के कैफ। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो लिखेंगे √3 न्यूटन और एफ जानते हैं हम एम ए के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू √3 इंटू का ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पाथ स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हमारे पास जो यहाँ से कहानी बनेगी वो ये बनेगी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 1 दिया है, टाइम t दिया है। हमारे पास ये बन जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे की कहानी हमारे पास इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां से ये लिख सकता हूं, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे हो सकता है ये वेलोसिटी, उसे भी समझिए। अगर हम इस फोर्स को एम ए के बराबर लिखें तो हमारे पास जो मास दिया है वो √2 में दिया है और √2 इंटू ए करोगे तो ए की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/√3 और ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप प्लस का जे कैफ माइनस का के कैफ, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। तो एक्सेलरेशन अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन होके भी हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी वेलोसिटी को लिख सकते हैं। बट हम मैग्नीट्यूड के टर्म में देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड के टर्म में कितना आएगा वो हम निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, जब कुछ नहीं दिया तो 0 मानेंगे, तो 0 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 और टाइम हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड मतलब फोर्स फाइंड किया, फिर एक्सेलरेशन फाइंड किया और उससे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि ये फोर्स किसी
एक्स और वाई और जेड डिपेंडेंट फंक्शन होता तो हम इक्वेशन मोशन का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि फोर्स जो लगता वो एक स्ट्रेट पाथ पर नहीं होता, वन डायमेंशनल फोर्स नहीं होता। तो फिर उस सिचुएशन पर हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं कर सकते थे इस तरीके का। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ऐसे लेना चाहता हूं, देखो हमारे पास मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दी है एक्स वाई और जेड, और मैंने पूछा यहां पर कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन एट 1,1,1। हमें बॉडी का एक्सेलरेशन इस जगह पर चाहिए। कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस तरीके की दी है, तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमको निकालना है। तो भाई कैसे करेंगे? तो हमारे लिए यहां पर जो दिया है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दी है x इंटू वाई इंटू जेड। यहां से अगर हम डो यू बाई डो एक्स लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा y और z। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड आएगा, इसी तरीके से अगर हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई आएगा। इसको देखते हुए अगर हम यहाँ पर फोर्स लिखें तो फोर्स लिख सकता हूँ, ऐसा इसकी वैल्यू रखो तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का आई कैफ, माइनस का जी कैफ, माइनस का के कैफ। अभी भी फोर्स की वैल्यू ये आ रही है। यहाँ पर मैंने अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो मैं इस क्वेश्चन में मुझे ये देना पड़ेगा कि जो ब्लॉक है या बॉडी है या पार्टिकल है उसका मास कितना है, तो मैं इसके हिसाब से √3 kg दे रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो हमारे पास ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √3 न्यूटन। इसके बेसिस पर फिर से वही आ गया, √3 = √3 इंटू का ए, क्योंकि ये हमने जो लिखा है वो F = ma लिखा है, और इसकी बेसिस पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन बनेगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। तो ये कहानी हमारे पास इस तरीके की इसमें हो सकती है। अब एक बात बताइए, क्या इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो हम बोलेंगे नहीं। रीजन ये है कि हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फोर्स हमारे पास जो दिया है वो ये फोर्स क्या बन के आएगा, अगर हम फोर्स लिखेंगे तो यहां से बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ बाई जेड आई कैफ माइनस टाइम्स ऑफ एक्स जेड जी कैफ और माइनस टाइम्स ऑफ एक्स वाई के कैफ। तो जब फोर्स हमारे पास ये दिया है तो इस फोर्स को देखते हुए हम ये कैसे कह सकते हैं कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है और फिर मुझे बात की जाए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आपको हर एक इंडिविजुअल डायरेक्शन का तुमको इंटीग्रेट करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन बशर्ते उसमें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, उसके लिए पाथ भी तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे लेवल पर ये पूछा नहीं जाएगा। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि इसमें ये पूछ लिया जाए कि एक ब्लॉक का मास इतना दिया है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये दी है और हमको एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जानना है, तो ये हमारे लिए पर्याप्त है इतना, ठीक है। इस पर आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या बन सकता है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसे लिखिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, हमारे पास सपोज u = x² + y² + z²। ठीक है, हमने एक आपको ये क्वेश्चन दे दिया। फिर से सेम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट 2,3,4। ठीक है, ये फाइंड करना है जिसमें बॉडी हमारे पास ये दी है, इस बॉडी का मास 10 kg दे दिया, आप एक्सेलरेशन फाइंड करिए। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। लेकिन देखिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, इसको भी देखिए। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया है कि सपोज कि F = 2x i कैफ प्लस का बाई 3y² j कैफ और प्लस का 4z³ k कैफ। मान लो आपको ये दिया गया है और बोला जा रहा है कि हमारे पास यहां से लेके यहां तक अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सपोज मान लो 100 जूल दी है, तो बताओ कि इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमको निकालना है। मान लो कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिया और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 1,1,1 से लेके 3,4,5। तुमको याद होगा ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो पीछे मैंने एक कहानी आपको बताई थी, पीछे तुम्हें याद होगा कि अगर हमको इसका वर्कडन फाइंड करना है, और ये पहली बात बताओ ये फोर्स कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये फोर्स है कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो सीधी सी बात है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्कडन निकालना हमको पहले से आता है।
और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जब वर्क डन निकालना आता है तो उसको आप लिख सकते हो यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। तुमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप इसको सीधा लिख सकते हो क्योंकि इसका वर्क डन हमको निकालना आता है पहले से। आप वर्क डन निकालिए और सीधा सीधा आप इसको क्या कर दो, ये आपको वैल्यू 100 दी है, 100 जूल, और यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। इसका वर्क डन पीछे हम निकाल चुके हैं, और वो वर्क डन कैसे निकालते थे तो तुम्हें याद होगा कि हम लोग लिखते थे कि 2x dx का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो 1 से लेके 3 तक। इसी तरीके से यहाँ से लिख सकते हो आप, हमारे पास 3/² dy इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 4z³ dz इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 तक। अगर मैं इसको देखूँ तो लिख सकता हूँ h² 1 से लेके 3 तक, इसको लिख सकता हूँ y³ लिख सकता हूँ 1 से लेके 4 तक, इसे लिख सकता हूँ मैं z⁴ 1 से लेके 5 तक। अगर आप देखोगे तो इसे लिखोगे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस का 1, इसे लिख सकते हो आप यहाँ से कितना हो जाएगा 64 माइनस का 1, इसे लिख सकते हो आप यहाँ से 625 माइनस का 1, आपके पास ये आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू क्या लिखी है, आप बोलोगे सर ये लिखा है 8, ये लिखा है आपके पास 63 और ये लिखा है आपके पास 624। अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा 632 और 63, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ से आ जाएगी 695 इसका वर्क डन आएगा जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसके द्वारा। अब इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, ये इज इक्वल टू 695 और 695 है तो यहाँ से ये फाइनल आ गया। लो तो क्या लिखोगे यहाँ से, ये उधर ले जाओ ये इधर ले जाओ तो आपका वैल्यू घट जाएगा और आंसर आ जाएगा -595 जूल। लो अच्छा, इसको एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बता दिया, ये तुम पहले से जानते हैं, हमारे लिए नई बात नहीं है, हमें वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालना पहले से आता है। और उसके लिए मैंने एक नया बात यहाँ पर क्या किया कि यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल किया, यू इनिशियल हमें दिया है और यू फाइनल निकालना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं वो भी बता रहे हैं आपको। देखिए हमारे पास जैसे ये दिया है तो आपको दिया है जैसे मान लो फोर्स, और फोर्स की वैल्यू लिखी है आपके पास 2xi कैफ प्लस का 3/² j कैफ और प्लस का 4z³ k कैफ। उन्होंने बोला कि सर आपको जो फॉर्मूला बताया, आपने फॉर्मूला बताया वो F इज इक्वल टू माइनस का ∂u/∂x i कैफ, और इस तरीके से आपने सारा फॉर्मूला लिखा। तो आप क्या करो, पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। आप क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो भैया ऐसे करने से तो बेटर ये है कि आप पहले से जानते हो और उस तरीके से आप वर्क डन निकालो और डायरेक्ट आंसर निकाल दो, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इंडिविजुअल हर एक सेगमेंट का इंटीग्रेशन करो यहाँ पर, और पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे तो फिर लिखोगे यू इनिशियल से यू फाइनल, और यू इनिशियल आपको जो दिया है और यू फाइनल निकालो। तो एक तो तरीका ये भी है करने का, लेकिन आपके लिए बेटर ये कि वर्क डन पहले से निकालना आता है। आप नए तरीके से क्यों करोगे, आप पहले से निकालना आता है, वो आप उसका यूज करिए, डायरेक्ट इसका आंसर निकालिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे देखते हैं। अगर हम यहां से बात करें एक चीज, जैसे कि हमारे पास ये पता चल गया कि हमें किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी अगर दी है तो कैसे फोर्स निकालना है, या फिर हमारे पास अगर फोर्स दिया है तो किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि अगर हमको किसी भी जगह पर इक्विलिब्रियम की बातें की जाए, किसी भी जगह पर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो कैसे सोचेंगे, तो इक्विलिब्रियम के बारे में सोचने के लिए हम उसको भी समझाते हैं। देखिए बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है उसे समझिए। अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से मतलब होता है कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। एफ नेट सिस्टम पर 0 होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए, ऑन सिस्टम। सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा तो हम उसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, लेकिन अगर रोटेशन चैप्टर में पहुंचते हो आप, मान लीजिए कि कोई बच्चा 12th पास वाला या 11th पास करके जो 12th में गया है, अगर वो लेक्चर देख रहा है तो उसने एक और चीज पढ़ी होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि आपका फोर्स तो 0 लेना ही है, लेकिन साथ में नेट टॉर्क भी 0 लेना है। तो अगर आपको कोई इक्विलिब्रियम पूछे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो रोटेशन चैप्टर में आपको दोनों चेक करने होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी चेक करना होता है और साथ साथ में आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चेक करना होता है, और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
लेकिन चूंकि अभी हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स और आपका एनर्जी और फ्रिक्शन चैप्टर देखा है, तो आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में ना सोचते तो चलेगा। लेकिन कुछ कुछ आपके जेईई मेंस की पीवाईक्यू या कुछ किताबों में आपके इसके टर्म में भी, टॉर्क के टर्म में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, है ना, उसको आप चाहो तो रोटेशन चैप्टर पढ़ने के बाद भी कर सकते हो। आओ भाई देखिए, तो यहां से एक बात समझ में आई हमें कि अगर हम यहां से, हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है जिस पर एफ नेट 0 है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमारे पास एक कर्व दिया है, ध्यान सुनना, हमारे पास एक कर्व है और ये कर्व हमारे पास u वर्सेस x का है। u वर्सेस x कर्व में अगर मैं किसी भी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप जानते हो इसको du बाई dx बोलोगे। क्या बोलोगे? du बाई dx। और मजेदार बात यह है कि du बाई dx ही माइनस टाइम्स ऑफ आपका फोर्स है, आप ये लिख सकते हो। तो इससे क्या चीजें देख सकते हैं वो आप समझिए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर du बाई dx टर्म 0 हो जाए, du बाई dx का मतलब क्या हुआ कि u वर्सेस x का, भाई ये बेसिकली टेंजेंट है इस पर, इसे क्या नाम बोलते हैं हम लोग? इसे आप टेंजेंट कह सकते हो या इसका स्लोप कह सकते हो, और स्लोप। अगर टेंजेंट और स्लोप अगर वैल्यू अगर हमारे पास अगर 0 हो जाए तो हम कह देंगे फोर्स 0 हो जाए। और 0 कब होगा? जब इस एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमारे पास टेंजेंट आ जाए तो वो हमारे पास du बाई dx 0 हो जाएगा। तो पैरेलल आने की सिचुएशन क्या क्या हो सकती है इक्विलिब्रियम में, उसे हम समझते हैं। देखिए क्या है, देखो हमारे पास ये दिया है, हमारे पास ये दिया है, मैं इस तरीके से दे रहा हूं, जो जनरल किताब का एक कर्व है उसको समझते हैं। देखिए ऐसे, अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी को अगर मैं यहां रखूं, किसी बॉडी को अगर मैं यहां रखूं और किसी बॉडी को अगर मैं यहां रखूं, तो इन तीनों बॉडी, इन तीनों पोजीशन पर हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या ये तीनों जगह पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या इसका स्लोप 0 है? बोलेंगे बिल्कुल स्लोप 0 है। क्या यहाँ पर ये du बाई dx 0 है? बिल्कुल 0 है। क्या इसका स्लोप भी 0? बिल्कुल 0 है। क्या यहाँ पर भी स्लोप 0 है? बिल्कुल 0 है। ठीक है, ये भी स्लोप 0 है। हम ये कह सकते हैं कि ये पोजीशन हमारे पास x इक्वल टू x1 है, ये पोजीशन हमारे पास x इक्वल टू x2 है, और ये पोजीशन अगर हम देखें इस पॉइंट पर, तो अब इस पोजीशन को कह सकते हो। हमारे पास 3 जगह पर इक्विलिब्रियम मिला और तीनों जगह की पोजीशन अलग अलग है। एक पहले हमारे पास जो मिल रहा है वो x इक्वल टू x1 मिल रहा है, x2 पे मिल रहा है, x3 पे मिल रहा है। इक्विलिब्रियम 3 है और तीनों इक्विलिब्रियम की अलग अलग पोजीशन भी है। लेकिन इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास 3 टाइप होते हैं। ये तो पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है ये भी हमको पता करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के टाइप कितने होते हैं। तो भाई इक्विलिब्रियम तो है ही, लेकिन इक्विलिब्रियम में कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है उसे समझना पड़ेगा। जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसी तरीके से हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम 3 टाइप के हो गए। तो 3 टाइप में जो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम मिल रहे हैं, इसमें से कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है, अब इसको हमें पता करना पड़ेगा। तो समझते हैं कि इन तीनों में कौन सा वाला इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और कौन सा हमारा न्यूट्रल है, उसे समझते हैं। देखिए अगर हम यहां से बात करें, हमारे पास अगर मान लो कि ये वाला अगर हमारे पास सिचुएशन दी है, ये वाला, ये इक्विलिब्रियम, तो इसका टेंजेंट अभी हम लोगों ने देखा था कि 0 होता है, स्लोप 0 होता है, मतलब फोर्स 0 होता है, फोर्स 0 होता है मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये समझना पड़ेगा ये है कौन सा इक्विलिब्रियम। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके जस्ट आगे जाऊं, अगर मैं इसके जस्ट आगे जा रहा हूं, तो बताइए कि हमारे पास u की वैल्यू बढ़ी या घटी? तो बोलेंगे सर u की वैल्यू बढ़ी। x की वैल्यू क्या करी? x की वैल्यू भी बढ़ी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इसका स्लोप पॉजिटिव है।